हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो का विषय है प्रस्तावना, यानी हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका आखिर होती क्या है? उद्देशिका आई कहाँ से? वास्तव में भारतीय संविधान की उद्देशिका उसी उद्देश्य प्रस्ताव का हिस्सा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। उद्देशिका का अर्थ बताते हुए जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि उद्देशिका किसी भी अधिनियम के उद्देश्यों तथा आदर्शों की विवरणी है, यानी कि किसी भी अधिनियम को जिस उद्देश्य से बनाया जाता है, जो उस अधिनियम के आदर्श होते हैं, उनका जो विवरण दिया जाता है वही उद्देशिका है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि उद्देशिका का स्रोत भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है, किंतु वास्तव में जो भारतीय संविधान के उद्देशिका की भाषा है उसमें जो इसका प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वो लिया गया है यूनाइटेड नेशन के चार्टर से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से, जो कि शुरू होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। उद्देशिका से क्या क्या लाभ है? उद्देशिका हमको कुछ चीज़ों के बारे में बताती है। उसमें है पहला, संविधान का स्रोत क्या है, भारत के लोग। दूसरा, भारत संघ की विशेषता क्या है। तीसरा, 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन करती है। चौथा, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करती है। अगला है समताएं। उद्देशिका 2 प्रकार की समताएं और 2 प्रकार की बंधुताओं के बारे में बताती है। साथ साथ ये भी बताती है कि भारतीय संविधान के अधिनियमित होने की तिथि क्या है, भारतीय संविधान किस तिथि को अधिनियमित हुआ। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर और भारतीय विक्रमी संवत दोनों के अनुसार बताती है। सबसे पहला, भारत संघ की विशेषताएं बताती है। भारत संघ की विशेषताओं में ये बताती है कि भारत संघ एक संप्रभु, पहला शब्द जो बताती है वो है संप्रभु, यानी कि भारत एक संप्रभु गणतंत्र राज्य है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत स्वयं अपने नागरिकों के लिए विधि बनाता है तथा उन पर लागू करता है। भारत में किसी अन्य सत्ता द्वारा बनाई गई विधि लागू नहीं होती, अर्थात भारत की संप्रभुता यहाँ के लोगों में निहित है और उन लोगों द्वारा चुने गए लोग ही विधि बनाते हैं भारत के लिए। दूसरा शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया वो है पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। पंथ एक्चुअली ये जो शब्द है जो अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष भी लगाते हैं, किंतु वास्तव में जो सेकुलरिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सेक्ट शब्द से, जिसका अर्थ होता है रास्ता। यानी कि सेकुलरिज्म शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो धर्मनिरपेक्षता ना होकर पंथ निरपेक्षता है, और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब पंथ निरपेक्षता क्या होती है? पंथ निरपेक्षता की परिभाषा देते हुए अरुणा राय बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सन 2000 में ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे तथा वो किसी भी धर्म विशेष के कल्याण के लिए किसी तरह का कर नहीं लगाएगा, ना ही वो किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने से रोकेगा। हाँ, मानने से रोकेगा नहीं, लेकिन अगर किसी धर्म की कोई रीति है, कोई बात है जो कि नुकसान पहुंचाती है लोक व्यवस्था को, स्वास्थ्य को, सदाचार को, तो फिर उसको रोकने के लिए सरकार नियम बना सकेगी।
ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है। अगला शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था भारत संघ की विशेषता के रूप में, वो था समाजवादी। ये समाजवादी शब्द थोड़ा सा यूरोपीय समाजवाद जो है उससे भिन्न है। ये यूरोपीय समाजवाद से भिन्न है समाजवादी शब्द। यहाँ पर गांधीवादी समाज को स्थान दिया गया है, समाजवाद को स्थान दिया गया है। अर्थात इसका अर्थ समस्त संसाधनों का मशीनी तौर पर एक समान बंटवारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबको समान अवसर दिया जाना तथा उन अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान लाभ अर्जित करने की व्यवस्था प्रदान करना, अर्थात लोगों के बीच में आय की असमानता को कम करना, इस समाजवाद का अर्थ है। अगला शब्द है लोकतंत्र। ये मूल संविधान में ही था लोकतंत्र शब्द, और लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जो उस देश के राजा जो उस देश में शासन करेंगे उनका चुनाव कौन करेगा, उनका चुनाव लोग करेंगे, यही लोकतंत्र का अर्थ है। अगला शब्द है गणराज्य या गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है और कहा जाता है कि भारत 26 जनवरी को गणतंत्र बना, उससे पहले भी तो वोटिंग होती थी। गणतंत्र इसलिए 26 जनवरी को बना क्योंकि 26 जनवरी को ये निर्धारित कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को, कि देश का कोई भी व्यक्ति देश का राजा बन सकता है संविधान के अनुसार। इसीलिए गणतंत्र का अर्थ होता है कि आम व्यक्ति भी शासक बन सकता है। अब आगे बात करते हैं उद्देशिका में वर्णित न्याय की। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय वर्णित किए गए हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक तथा तीसरा राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जो समाज में पिछड़े और दुर्बल वर्ग हैं सामाजिक रूप से, उनको भी मुख्य धारा में लाना और समाज में सभी की परिस्थिति को एक बराबर स्थापित करना, यही सामाजिक न्याय का अर्थ है। दूसरा जो शब्द है आर्थिक न्याय, ये समाजवाद से कुछ मिलता जुलता है कि सभी व्यक्तियों को अर्थ के अर्जन का समान अवसर प्रदान किया जाना तथा सबको समान कार्य के लिए समान रूप से वेतन दिया जाना। और तीसरा शब्द जो है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है वे वर्ग, समाज के वे वर्ग जो कि राजनीतिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आगे लाना तथा देश की संसद में, विधानसभाओं में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना। आगे हम बात करते हैं उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रताओं की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला है विचार, यानी कि किसी वस्तु के बारे में विचार रखना। दूसरा है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथी है धर्म की स्वतंत्रता और 5वीं है उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, धर्म और उपासना। धर्म का अर्थ है कि जो उनका धर्म है वो उसका पालन करना तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। और उपासना का अर्थ है जो उपासना के स्थान हैं उनके संप्रदाय के अनुकूल, उन पर उन्हें उपासना के लिए स्थान दिया जाना। इस तरह से धर्म और उपासना दोनों की स्वतंत्रताएं थोड़ी भिन्नता रखती हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग स्थान दिया गया है। उद्देशिका में 2 प्रकार की समताएं वर्णित की गई हैं कि संविधान को बनाने का जो उद्देश्य है वो 2 प्रकार की समताएं सबको प्रदान करना है। पहली है प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। इसके बाद हम बात करते हैं बंधुता। बंधुता, उद्देशिका में वर्णित बंधुताएं 2 प्रकार की हैं। पहला है व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली तथा दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता।
42वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्र की एकता बढ़ाने वाली बंधुता केवल थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, अखंडता। संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियमन की तिथि भी बताती है। वो बताती है कि हमारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, जिस पर कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और उसे अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित कर दिया गया। साथ साथ हिंदी में भी ये तारीख 26 नवंबर 1949 को बताती है। वो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। अब उद्देशिका का महत्व की बात करते हैं। उद्देशिका का कितना महत्व है हमारे संविधान में। एक केस आया था 1960 में, इनरी वेरुबारी यूनियन। इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, किंतु जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां पर भाषा को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन फिर समय गुजरता गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया 1973 ईस्वी में। इसमें 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है तथा यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि संविधान में कोई प्रावधान संविधान निर्माताओं ने क्यों रखा है, तो उसके लिए हमें उद्देशिका की शरण में जाना चाहिए। अगला केस, एक केस आया था एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ का, दैट वाज इन 1994 1994 में। इसमें भी यही बात कही गई कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है और पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। अब प्रश्न उठता है कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है या नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस 1973 में, जिसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन की संसद की जो शक्ति है वो पर्याप्त रूप से व्यापक है। वह संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, किंतु मूलभूत ढांचे से संबंधित तत्वों को वो समाप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह से उद्देशिका में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को बरकरार रखते हुए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, जहां पर जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इससे फिर चुनौती दी गई थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में 1980 में, जिसमें कि कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन करने की संविधान की पर्याप्त शक्ति है, केवल मूलभूत ढांचे में परिवर्तन को छोड़कर। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना उद्देशिका का अर्थ, उद्देशिका का स्रोत, उद्देशिका से लाभ, भारत संघ की विशेषताएं, उद्देशिका में वर्णित न्याय जो कि 3 प्रकार के हैं, उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की, उद्देशिका में वर्णित समताएं 2 प्रकार की, उद्देशिका में वर्णित बंधुताएं 2 प्रकार की, और उद्देशिका में वर्णित अधिनियमन की तिथि, उद्देशिका का महत्व और उद्देशिका में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। देखिए, एक प्रश्न आज के 3 साल पहले आईएएस के प्रीलिम में आया था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, समताएं और बंधुताएं उल्लिखित हैं। तो उसका उत्तर था 3, 5, 2, 2। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इनकी संख्या भी हमें याद करनी चाहिए।
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ यहीं पर। धन्यवाद।